तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो लाइव क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे M2R5 के और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आएंगे जरूर, सेम आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे विद ऑप्शन के साथ। तो आपको कंटिन्यू इन वीडियोस को देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है और जितनी भी आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाए सभी आपको देखनी है। साथ ही जो प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है उसको ज़रूर देखें, जिससे कि आपको 100% रिजल्ट मिल सके। 95% आपको जो है क्वेश्चन इन्हीं प्लेलिस्ट के माध्यम से एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, बाकी आप लोग अपने आंसर जो है नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ABCD या 1 2 3 4 जो भी इसमें लिखा है क्वेश्चन के अनुसार 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 आप बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए इंटरनेट आपका क्या है, पूछा गया है व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट आपका क्या है? एक नेटवर्क है आपका, या फिर ए सिंगल नेटवर्क है, या विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है, ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है। तो ये आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले का जो आंसर बन जाएगा आपका नंबर 2 वाला, देखिए सही हो जाएगा। एक कलेक्शंस ऑफ वास्ट नेटवर्क, यानी कि विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है। क्या है? विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह, ये आपका जो है वो इंटरनेट कहलाता है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इंटरनेट के जो जनक हैं उनको क्या कहा जाता है, या हु इज़ द फादर ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के फादर कौन है? तो आप बता सकते हैं। इसका जो आंसर बनेगा बताएं नीचे क्या ऑप्शन होंगे। 1 2 3 4 देखिए दिया गया है। विंड सर्फ दिया गया, टिम बर्नर्स ली, रे टॉमलिंसन या चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये तो आपके कंप्यूटर के हो गए। ठीक है, ये आपके HTML और ये जो तमाम लैंग्वेजेस हैं उनके हो गए आपके। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है विंड सर जो है फादर ऑफ द इंटरनेट आपके कहे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही, विंड सर्फ। इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? देखिए यहाँ पे ईयर आपको बताना है, 1969 है, 70 है, 81 और 89। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन बनेगा, तो 1969। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ए वाला जो है वो सही हो जाएगा, 1969, यानी कि 1969 में आपका जो है 1969 में आपका जो है इंटरनेट का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। इंटरनेट का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेट स्टैंड फॉर। इंटरनेट का मतलब होता है आपका, बताएं नीचे कमेंट करके। तो इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि एक से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट जो है सिंगल PC से या सिंगल सर्वर से नहीं चलेगा, उसकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं एक दूसरे से होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, बी ऑप्शन बन जाएगा इसमें। सॉरी, नंबर 2 या बी जो भी बोल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है? व्हाट आर द 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट से देखिए जुड़ने के लिए यहाँ पर जो 4 चीज़ें बताई गई हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास टेलीफोन एक लाइन होनी चाहिए, मॉडेम होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए और ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। ठीक है, बाकी में देखिए PDA लिख दिया गया है, किसी में आपका मॉडेम भी लिख दिया, टेलीफोन लाइन भी है। ठीक है, अलग अलग है, PDA वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। हमको जो मेन सारी चीज़ चाहिए वो ये 4 चीज़ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है भारत में यानी कि जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ था? व्हेन डिड इंटरनेट बिकम अवेलेबल टू द पब्लिक इन इंडिया। बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 15 अगस्त 1995 को जो है यहाँ पे आपका जो है उपलब्ध हो गया था। कब हो गया था? 15 अगस्त 1995 में यहाँ पे जो पब्लिक के लिए यहाँ पे उपलब्ध हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? तो FTP का फुल फॉर्म बेसिकली देखिए पूछा गया है और कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और हर बार ही पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नंबर 3 फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है? विच सेंचुरी इज कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा 2001, यानी कि 4th नंबर इसका ऑप्शन बन जाएगा। 2001 को जो है यहाँ पे 2021 को जो है वो कहा जाता है सेंचुरी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, तो 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो बता सकते हैं फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ क्रिएटेड इट्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय जनता पार्टी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फर्स्ट वेबसाइट जो है इसमें इंटरनेट पे क्रिएटेड की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इसको आपको नाम पता होना चाहिए, अपने नेटवर्क के बीच द्वारा इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है, किसके द्वारा? तो ISP जो होता है आपका वो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट बनाता है, ठीक है, उसके माध्यम से आपको जो है इंटरनेट आपका नेटवर्क के बीच जो भी ट्रैफिक होता है उसको आदान प्रदान कर पाता है, किसके माध्यम से? इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, ठीक है, जहाँ से रिसीव और सेंड का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किस रूप से जाना जाता है? बेसिकली यानी कि द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज़ नोन एज, जहाँ से हमको सर्वर से इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे कि हम ब्राउज़र पे गए और सर्फिंग हम कर रहे हैं, तो वो सर्फिंग करना यानी सर्च करना कुछ भी, वो डाउनलोडिंग की ही कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन बन जाएगा डाउनलोडिंग, ठीक है, 11 का सी। क्वेश्चन नंबर है 12, इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, यहाँ पे एक पेज वेबसाइट है गूगल और ये है याहू की वेबसाइट, तो इस पे अगर इस पे जाना है हमको तो हम उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को हम कहेंगे ब्राउजिंग करना। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अब ये डाउनलोडिंग नहीं होगा, इसको करते हैं ब्राउजिंग करना, ठीक है, ब्राउजिंग करना, तो ऑप्शन बन जाएगा ब्राउजिंग। www का मतलब क्या है? तो बहुत ही सिंपल सा है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 है, ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अब www के देखिए आविष्कारक कौन से थे, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था www टिम बर्नर्स-ली, कई बार पूछा गया है, टिम बर्नर्स-ली www के संस्थापक या आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली, ए ऑप्शन बन जाएगा। GAIS का पूर्ण रूप क्या है? GAIS आपका जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। थर्ड ऑप्शन देखिए, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक कुकी आपने देखा होगा जब ब्राउज़र ओपन करते हैं और सेटिंग में जाते हैं, वहाँ पे एक कुकीज़ होती है, ठीक है, तो उसको आपको अलाउ करना पड़ता है या फिर डिसअलाउ करना पड़ता है, या अलाउ या डेनी करना पड़ता है, या अलाउ या ब्लॉक करना पड़ता है। तो वो कुकीज़ क्या होती है आपकी? बेसिकली स्टोर करती है आपकी इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र, जो भी आप वेब में एक्टिविटी करते हैं, यानी एज ए हिस्ट्री आपकी वो एक्टिविटी को स्टोर करती है। तो स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र वेब एक्टिविटी, जो भी आप इंटरनेट पे एक्टिविटी करते हैं वो यूज़र का जो भी डेटा है उसको वो स्टोर करने का काम आपका कौन करता है? कुकीज़। क्वेश्चन नंबर है 17, कुकीज़ में सेव की जाती हैं, कुकीज़ में आपकी जो है वो क्या सेव किए जाते हैं ये भी पता होना चाहिए। क्लाइंट साइड का डेटा, सर्वर साइड का डेटा, या फिर क्लाइंट एंड सर्वर बोथ साइड का डेटा, या फिर ओनली ISP का डेटा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा वो हो जाएगा क्लाइंट साइड का जो भी डेटा होता है वो इसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है, बाकी से उसको कोई मतलब नहीं है। तो जो भी यूज़र यूज़ कर रहा होगा अपने PC को उसका ही डेटा वो जो भी ब्राउजिंग करेगा वो आपका क्लाइंट साइड का ही डेटा कहलाएगा और उसको ही वो स्टोर करेगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है ईमेल का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिकल लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, तो बिजली का तो होगा नहीं और ना ही इलेक्ट्रॉनिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा। ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ईमेल का आविष्कारक कौन है? ईमेल को देखिए किसने, हु इज़ द फाउंडर ऑफ या हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज़, तो आप कह सकते हैं 19 का शिवा आयादुराई, ठीक है, शिवा आयादुराई। तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही, शिवा आयादुराई, ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? ईमेल का देखिए दो भाग होते हैं आपका, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको अगर हम दिखाएं, जैसे कि कोई ईमेल आईडी हम यहाँ लिखते हैं demo123@gmail.com, इस प्रकार से हम लोग ईमेल एड्रेस बनाते हैं। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द टू पार्ट ऑफ द ईमेल, तो इसके टू पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पहला पार्ट हो गया यूज़र का नेम, ठीक है, ये जो है यूज़र नेम, ठीक है, जो भी आप बनाएंगे वो हो गया आपका यूज़र नेम। और दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा किसी भी कंपनी का डोमेन नेम, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। तो यूज़र नेम होगा आपका एक, जो आपका यूज़र होगा उसका एड्रेस होगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा वो डोमेन नेम हो जाएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा सेकंड वाला सही। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए मेल का आदान प्रदान जो भी है वो हम करते हैं SMTP के माध्यम से, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म बताना चाहिए। POP देखिए दिया गया पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। IMAP देखिए दिया गया है, ठीक है, और दिया गया IMAP। तो ये तीनों जो सर्विसेज दी गई हैं, इन तीनों सर्विसेज का जो है किस में काम होता है? सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट मैसेजेस में आपका जो है इसका काम होता है, रिसीव करने में या जो भी है प्रोटोकॉल में इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए देखिए सारे ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। IMAP का मैं आपको फुल फॉर्म दिखा देता हूँ। IMAP फुल फॉर्म तो नोट कर लीजिए, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है 22 IRC स्टैंड फॉर, बताएं क्या ऑप्शन होगा? 22 है, अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। तो IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ वाला सही, इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट 23 इंटरनेट पर काम करता है, इंटरनेट वर्क ऑन, इंटरनेट आपका जो वर्क करता है वो किस पे वर्क करता है? क्वेश्चन नंबर है 23 पैकेट स्विचिंग पे। किस पे काम करता है? पैकेट स्विचिंग पे, ठीक है। ये आपके स्विचिंग के एड्रेस दिए गए, डेटा स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, इंटरनेट स्विचिंग और अदर भी होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा पैकेट स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 24 इंटरनेट पर उपलब्ध जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको कि बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहते हैं? यानी कि बग जो आपके अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, उसको अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट अगर उसको रिपेयर करते हैं या रिमूव करते हैं या सही करते हैं, तो उसको हम लोग किस में देखते हैं? वर्जन में, एड ऑन्स, ट्यूटोरियल या फिर पैच। तो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट जब हम कोई बग को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पैच का इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? पैच का इस्तेमाल किया जाता है निःशुल्क सॉफ्टवेयर जो आपका है बग को रिपेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। 25 बोला है हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है? हु प्रोवाइड द इंटरनेट। अब आप बोलेंगे ISP, यानी कि हमें इंटरनेट कौन देता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। देखिए यहाँ पे TCP दिया, ये सब आपकी कनेक्टिविटी में यूज़ होते हैं, लेकिन प्रोवाइडर कौन है? जो ISP है वही प्रोवाइडर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए सर्वर आपके जो होते हैं वो आपके होस्ट भी होते हैं, ठीक है। तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा होस्ट हो जाएगा। आपका कोई होस्ट है, सर्वर है, ठीक है, या फिर
और भी अदर नाम से आप कह सकते हैं, वेब होस्टिंग है, तमाम चीज़ें हैं। तो सर्वर और होस्ट ही दो ही नाम से ही इंटरनेट को जानते हैं। उसके बाद है 27, वे उपकरण हैं जिनका उपयोग दूर संचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। आर डिवाइसेस यूज टू ट्रांसमिट डेटा ओवर द टेली कम्युनिकेशन। तो देखिए टेली कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास एक ही डिवाइस आती है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए मॉडेम, ठीक है, जिसमें कि आपका टेलीफोनिक इंटरनेट चलता है। क्वेश्चन नंबर 28, दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस कौन सी है? दो नेटवर्क हैं आपके ये, ठीक है। अभी दो नेटवर्क आपके स्विच भी हो सकते हैं, राउटर्स भी हो सकते हैं, हब भी हो सकते हैं, ठीक है, रिपीटर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें दो अगर हमको कनेक्ट करनी है तो उसके लिए हम गेटवेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। टू डिवाइसेस, अगर टू और मोर, देखिए दो और दो से अधिक अगर हमको कनेक्ट करने हैं तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका? गेटवेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे आ जाइए। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट इज HTTP है, WWW, FTP या फिर TCP/IP। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब आपको पता चल गया। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसका होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तीनों के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 29 है, तो इसमें हो जाएगा आपका इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, यानी कि TCP/IP का। बगैर इसके आपका जो है एक दूसरे से कंप्यूटर में कनेक्टिविटी नहीं होती या डेटा का आदान प्रदान नहीं जाएगा। इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? तो द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड ARPANET। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका फुल फॉर्म भी देखिए बहुत बार जो है पूछा जाता है। तो ARPANET का देखिए मैं फुल फॉर्म भी निकाल देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए। तो नोट कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, निजी कंप्यूटर के लिए बनाए गए स्थानीय या प्रतिबंधित संचार नेटवर्क को किस रूप से जानते हैं? ये लोकल और रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये लोकल कनेक्शन है और प्रतिबंधित है, ठीक है। उसके बाद जो उसको क्रिएट किया गया, प्राइवेट नेटवर्क जो क्रिएट किया गया, उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 31, तो इसमें हम बोल देंगे इंट्रानेट। क्या बोल देंगे? इंट्रानेट। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 32 बताइए क्या होगा? इंटरनेट खाते से जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा लॉग इन। जब इंटरनेट पर कनेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लॉग इन करते हैं, ठीक है। लॉग इन करेंगे, उसके बाद कोई वेबसाइट होगी तो उसमें साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद फिर साइन आउट करेंगे या फिर लॉग आउट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 32 का लॉग इन। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? नहीं, इंटरनेट डेटा इज ब्रोकन अप एज 64 बिट फिक्स्ड लेंथ पैकेट या वेरिएबल लेंथ पैकेट। 33 का जो ऑप्शन रहेगा, देखिए नया क्वेश्चन है। तो जो भी इंटरनेट के डेटा है उसको हम लोग तोड़ते हैं वेरिएबल में, ठीक है, वेरिएबल लेंथ पैकेट्स में। तो ऑप्शन बन जाएगा थर्ड, वेरिएबल लेंथ पैकेट। 34 का ऑप्शन बताइए, विच सर्वर प्रोवाइड 3D व्यू ऑफ द अर्थ। तो देखिए 3D व्यू ऑफ द अर्थ है, तो अर्थ है यहाँ पे दे दिया, तो आपको पता है गूगल अर्थ पे ही 3 व्यू आपको दिखाई देता है। तो सिंपल सा इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं, थर्ड नंबर बन जाएगा गूगल अर्थ। 35 पे आ जाइए। 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है उपयोगकर्ता जिसका प्रयोग करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त करता है। ए यूज़र कैन गेट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग। 35 का देखिए ऑप्शन बन जाएगा आपका
FTP यानी कि एक आपका ये कंप्यूटर है, ये आपका सर्वर है और एक कंप्यूटर ये लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने FTP से कोई फाइल यहाँ से अपलोड करी तो आपकी वो सर्वर पे जाके अपलोड हो गई, ठीक है। अब ये सर्वर से इंटरनेट ये भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है। तो जब आप इसको अपलोड करेंगे तो दोनों में कनेक्टिविटी है इंटरनेट की, तो आपकी जो फाइल है जब वो लाइव हो जाएगी सर्वर के माध्यम से, तो आप कोई भी दूसरा बंदा भी उस डोमेन IP से या IP एड्रेस से उसको एक्सेस कर पाएगा। तो किसके माध्यम से होता है ये सारा काम? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से, ठीक है। इसका हाइपरटेक्स्ट ये आपका UTP का देखिए फुल फॉर्म होता है, देख लीजिए इसको अभी। UTP यूज़र डेटाग्राम मेरे समान से होता होगा, हाँ नहीं सॉरी, वो UDP होता है आपका, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए ये तो आप लोग बता ही देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं नीचे कमेंट में क्या होना चाहिए। HTTP का मतलब क्या होता है? बेसिकली HTTP का देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, जो कि बहुत ही कॉमन है, अभी मैंने आपको बताया भी था। तो भैया 36 का ऑप्शन हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये वाला ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला। बाकी में देखिए हाइपर टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है ट्रांसमिशन लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, तो थर्ड वाला सही हो जाएगा। ब्राउज़र एक HTTP है, ए ब्राउज़र इज़ ए HTTP। तो ब्राउज़र HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, वो किसके लिए? सर्वर के लिए है, क्लाइंट के लिए, या एजेंट के लिए, या सभी के लिए? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, तो ब्राउज़र जो है एज ए क्लाइंट के लिए है, ठीक है, सर्वर के लिए नहीं है, तो ऑप्शन बन जाएगा B। नेक्स्ट 38 पे आ जाइए। HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजे जाने वाला संदेश आपका क्या कहलाता है? यानी कि इन HTTP जो होता है आपका मैसेज सेंड करता है क्लाइंट के माध्यम से टू सर्वर पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट करना, ठीक है, क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट करना। ऑप्शन बन जाएगा A, रिक्वेस्ट। 39 का ऑप्शन बताइए। वेब पेज के लिए कोड का उपयोग किया जाता है। द कोड फॉर अ वेब पेज इज़ रिटन। तो रिटर्न करने के लिए देखिए यहाँ पे जो है हम लोग यूज़ करते हैं HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। किसका यूज़ करते हैं? किसी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए HTML। अब आप इसको ना लगाएगा, ये आपका नोटपैड जो है एडिटर है, ठीक है, लेकिन इस पर ये कोई लैंग्वेज नहीं है, तो लैंग्वेज यहाँ पे HTML है, ठीक है, वेब पेज के लिए। जब सॉफ्टवेयर पूछा जाए तब नोटपैड लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? कौन सा ब्रॉडबैंड नहीं है, ठीक है, तो ब्रॉडबैंड आपका कनेक्शन इसमें से नहीं है, तो वो ऑप्शन बन जाएगा 40 है। यहाँ पे बताइए क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तो देखिए ब्रॉडबैंड में हमारे पास सेटेलाइट केबल और DLS का यूज़ होता है। डायलअप जो है हमारा वो ब्रॉडबैंड में नहीं आता है, ये हमारा डायलअप जो बनेगा ये बनेगा ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शंस में, तो ऑप्शन बन जाएगा डायलअप। 41 है, .org डोमेन जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ORG यानी कि कोई संगठन है, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे संगठन लिखा है या फिर लिखा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दोनों ही वर्ड अगर आपको दिखाई दें तो आप यूज़ कर सकते हैं। और डॉट लिखा हुआ है GOV, तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट के लिए। .in कमर्शियल, .com कमर्शियल के लिए, ठीक है, इनका नहीं ज़्यादा पूछा जाता है। .com है, .org का बता ही दिया। .edu आपका एजुकेशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए यूज़ अधिकतर करते हैं। 42 है, एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम में आमतौर पर निम्नलिखित में से होते हैं। अब देखिए शैक्षणिक संस्थान, देखिए अभी मैंने आपको बताया था, तो एजुकेशनल के लिए जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं .edu, जैसे कि मैंने बताया कोई यूनिवर्सिटी हो कोई स्कूल हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डोमेन नेम .edu एजुकेशनल। 43
वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता है। तो एक पेज है यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ बटन यहाँ लगी है और इस पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो दूसरा पेज खुल रहा है। तो वो जो प्रक्रिया हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक करना, ठीक है, इस लिंक से दूसरे लिंक को हाइपर करना, ठीक है, तो हाइपर लिंक। तो ऑप्शन बन जाएगा थर्ड वाला सही। यूआरएल नहीं होगा, यूआरएल तो किसी एक वेबसाइट का एड्रेस होता है, ठीक है, वो यूआरएल किसी से लिंक नहीं होता है। तो हाइपर लिंक जो होता है वो क्लिकलेबल होता है, यानी क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ओपन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए अगर हमको दोबारा से लोड करना है तो कौन सी बटन दबाएंगे, रीलोड है, कंट्रोल है, रीडू या रिफ्रेश। तो देखिए जब भी वेब पेज को हमको रीलोड करना होता है तो ना ही रीडू का ऑप्शन होता है, ना ही कंट्रोल, ना ये सब, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश का यूज़ किया जाता है, जिससे कि पेज हमारा रीलोड हो जाता है। 45, एक वेबसाइट के एड्रेस को जाना जाता है। ए वेबसाइट एड्रेस इज आल्सो नोन एज, आप कह सकते हैं, URL, ठीक है, URL। तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर 46 है, लॉगिन दिया गया कॉमन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप से जाना जाता है। तो देखिए जब भी हम किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, अपने नेम से या पासवर्ड करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑथेंटिकेशन, यानी कि ये जो बंदा है लॉगिन कर रहा है ये ऑथेंटिकेट है कि नहीं, क्योंकि जो ऑथेंटिकेट होगा उसके पास ही उस वेबसाइट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद है 47, गुप्त कुंजी इनक्रप्शन को और किस नाम से जाना जाता है। सीक्रेट की इनक्रप्शन इज आल्सो नोन एज, तो आप बता दीजिएगा, ऑप्शन इज प्राइवेट इनक्रप्शन, ठीक है, इनक्रिप्शन, ऑप्शन हो जाएगा 4 प्राइवेट इनक्रिप्शन। 48 पे आ जाइए। 48 आपका कह रहा है प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए, प्रत्येक आईपी पैकेट में आपका होना चाहिए। अब कोई आईपी पैकेट है मान लीजिए, तो वो उसका कार्य क्या होगा, बेसिकली ये वेबसाइट है दो, तो आईपी पैकेट का काम क्या है, किसी सोर्स से डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचना है, ठीक है, एक कोई सोर्स होगा, एक जगह से पहुंचेगा, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस इज कॉल्ड आईपी पैकेट। तो ऑप्शन बन जाएगा डी वाला सही, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, XML का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एक्स में जो एक्स है वो साइलेंट है, ठीक है, उसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या हो जाएगा, नंबर 2 एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। 50 नंबर आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTML में प्रयुक्त सभी जो आपके टैग होते हैं कीवर्ड्स के अंदर लिखे जाते हैं, वो कौन सा कीवर्ड होता है, जैसे कि हमने पाइथन में तो आपके कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, ये लिस्ट के लिए है, ये आपका जो है सेट के लिए है, डिक्शनरी के लिए है, उसी प्रकार से पैरेंथेसिस है आपका जो कि टपल के लिए है। उसी प्रकार से जब हम HTML के कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो देखिए नीचे ये लेफ़्ट और आपका राइट एरो का यूज़ यहाँ पे इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी वाला सही। लास्ट क्वेश्चन है इस आपकी लाइव सेशन का और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन है जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें से देखिए कौन सा है, ए अकाउंट विद ISP। तो ISP जो आपका एक अकाउंट आपको देता है, ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ब्राउज़र की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमको स्कैनर की कोई ज़रूरत नहीं, स्कैनर तो हमको बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें स्कैनर, कौन सा आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन बन जाएगा स्कैनर। बाकी तीनों हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, और जिनको भी MCQ सेट कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। मोर देन आपको 2000+ MCQs हिंदी इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। ईजिली आपका पेपर वहाँ से S ग्रेड तक क्रैक किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और अपने कमेंट आप नीचे ABCD जो भी इसमें दिए गए ऑप्शन के रूप में आप वो नीचे लिख सकते हैं। तो पूछा जा रहा है इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और उसे वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है। तो सिंपल सा है, देखिए कोड आपका पूछा गया है, इसमें से किसका इस्तेमाल, HTML कोड। तो HTML का जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं इस प्रकार से, ठीक है,
इस प्रकार से जो भी हम HTML की कोडिंग करते हैं उसको पढ़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसको देखिए लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपाइलर का। ठीक है, एडिटर कोई भी नोटपैड प्लस प्लस एडिटर या सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, और फिर उसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, और वो रन होने के बाद हमारा कहाँ जाता है, वेब ब्राउज़र पर। ठीक है, तो सिंपल सा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। थोड़ा सा लॉजिक से समझें क्वेश्चन तो ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा वेब ब्राउज़र। जो भी हम कोडिंग लिखते हैं उसका जो लाइव प्रीव्यू हमको दिखता है वेब पेज का, वो हमको इसमें दिखता है, और उसको लिखने के लिए हम एडिटर का, कंपाइलर का यूज़ करते हैं, जो कि नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, विजुअल स्टूडियो कोड, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसी की जगह वेब ब्राउज़र्स के अगर नाम लिख देता, जैसे कि यहाँ पर लिखता वेब सर्वर, ठीक है, वेब ब्राउज़र ना देता यहाँ पे वेब मैट्रिक्स, और लिख देता गूगल क्रोम, तो उसमें फिर आपको गूगल क्रोम वाला ऑप्शन टिक करना था, क्योंकि गूगल क्रोम भी आपका क्या है, वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कमेंट करके, इनमें से सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है। देखिए वेब ब्राउज़र का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए सफारी। तो सफारी भी आपका जो है एक इंटरनेट ब्राउज़र है, और क्रोम, गूगल क्रोम है आपका। माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑल लाइनक्स आप कह सकते हैं इस प्रकार से शॉर्ट में, बाकी लाइनक्स इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ वाई साइलेंट है। ठीक है, तो बताएं इसमें से क्या ऑप्शन होगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है हमारा गूगल क्रोम है, हम लोग जो यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये सारे नाम हैं, जो कि इसमें मोस्ट पॉपुलर हम गूगल क्रोम को देंगे, तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। तीसरा क्वेश्चन आ जाइए, वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउज़र के पास सबसे ज़्यादा आपका मार्केट शेयर है। ठीक है, मार्केट का जो शेयर है सबसे ज़्यादा किस वेब ब्राउज़र के पास है, बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके अनुसार। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा उसी के पास जो है शेयर, या फिर एडवर्टाइजमेंट, या फिर कुछ भी, आप जो भी चीज़ होगी उसके पास ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे हमारे पास है वो गूगल क्रोम ही है, तो जाहिर सी बात है उसके जो मल्टी शेयर्स होंगे वो भी आपके ज़्यादा होंगे। लॉजिक सा कॉमन सा क्वेश्चन है, तो थर्ड में आपको ऑप्शन टिक करना है बी नंबर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, बताइए क्वेश्चन पढ़िए स्क्रीन पे, और नीचे अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं ABCD, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स चलता है लाइव जब चलती है क्लास, तो उसमें आप अपना बता सकते हैं। मैं नाम यहाँ नहीं पढ़ूंगा किसी के, आप अपना कमेंट करके आप अपनी तैयारी खुद करें, और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएँ 30, 35 या फिर 40 या 45 या 50, उसमें से कितने आपको ओवरऑल मिले हैं वो लिख दिया करें, जिससे कि हमारे पास रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान ऑब्लिक सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट की कैटेगरी में आती है, यानी कि ऑनलाइन कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स उसको बोलते हैं। और तो इसमें एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट, तो सी ऑप्शन आप आँख बंद करके लगा सकते हैं। सर्च इंजन जो है आपके जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल क्रोम, आपका मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सारे आपके गूगल क्रोम में आएंगे, सफारी सर्च इंजन में आएंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको पता ही हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, और इंटरटेनमेंट साइट आपकी बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन ई कॉमर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आदान प्रदान, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट मिलता है, अमेज़ॉन, ये सारी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंतर्गत आती हैं। नंबर 5 पे आ जाइए, फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट्स हैं। तो फेसबुक और ट्विटर जैसे कि हमने आपको बताया। अब इसमें देखिए सोशल नेटवर्किंग ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, और चैट रूम भी दिया गया है। अब बहुत से बच्चे क्या है इसमें चैट भी होती है, तो ट्विटर में भी चैट या ट्वीट करते हैं, तो चैट रूम का ऑप्शन नहीं आप लगाइएगा। ठीक है, ईमेल के लिए अलग से है, जैसे कि जीमेल है, याहू है, ठीक है, और तमाम है। और सर्च इंजन मैंने आपको बता ही दिया क्या है, तो सोशल नेटवर्किंग यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही होगा। ट्विटर, फेसबुक आपका क्या है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, किसी भी वेबसाइट का पहला जो वेब पेज होता है वो क्या कहलाता है। तो कोई वेबसाइट, जैसे यही हमारी वेबसाइट है यूट्यूब की, तो इसका पहला पेज हमारा क्या कहलाएगा, होम पेज। क्या कहलाएगा, होम पेज। तो किसी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं होम पेज, ना कि फर्स्ट पेज, ना ही आप और अदर नाम से भी दे सकते हैं, ना ही मास्टर पेज, ये सारे ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका होम पेज नाम से ही उसको क्रिएट किया गया है, उसका डिजाइनिंग ऐसे की गई है।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? तो एक वेबसाइट ये है, एक वेबसाइट ये है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ए से बी में अगर हमको जाना है तो हम क्या करेंगे? तो बताइए, इसमें लॉजिक लगाइए। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना के लिए क्या उसे हम किस नाम से वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। और एक होता है क्वेश्चन, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, अब दो वेबसाइट हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा, जब हमको इस पे जाना तो इसमें हम ब्राउजिंग करेंगे, और जब इस पे जाना तो इसमें हम ब्राउजिंग करेंगे। अब डाउनलोडिंग ये अलग चीज़ हो गई, ठीक है। अटैचमेंट ये भी अलग चीज़ हो गई, और अपलोडिंग ये तीनों भी अलग चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ब्राउज़ करना, हमको एक से वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पे जाने को क्या कहा जाता है? ब्राउजिंग करना, सर्फिंग करना, ठीक है। हाँ, अगर एक से दूसरे पे जा रहे हैं तो फिर एक तो तरीका आपका हाइपर लिंक कहलाता है, ठीक है। बाकी डाउनलोडिंग अपलोडिंग भी यहाँ पे हम कह सकते हैं, एक से दूसरे में सेंड करना, ठीक है। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, URL, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे घुमाने के लिए ULR RLU LUR कर दिया गया है। सिंपल सा इसका ऑप्शन बन जाएगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नोट कर लीजिए, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। URL का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, और वेबसाइट को क्या कहते हैं? वेबसाइट एड्रेस को URL। गूगल जो आपका है वो किसका उदाहरण है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल आपका एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र पर टिक मत करिएगा, गूगल जो आपका है वो सर्च इंजन की कैटेगरी में आता है। और हाँ, क्रोम वगैरह है वो आपके वेब ब्राउज़र में आते हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट मैंने आपको बता दी। नंबर 10 पे बताइए, किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, मोबाइल फ्रेंडली अगर हमको किसी वेबसाइट को बनाना है तो दो तरीके हैं। बेसिकली इस समय जो लेटेस्ट तरीका चल रहा है वो एक ही है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रेस्पॉन्सिव। यानी कि जब भी हम यहाँ से इसको मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करते हैं तो वो मोबाइल के साइज़ का जब स्क्रीन उसको देते हैं तो उस समय ये पूरा पेज सही से पूरा होम पेज जो है वो लैंडिंग होना चाहिए, पूरा वो सही से दिखाई देना चाहिए। तो उसी के लिए जो हम किसी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो 10th का जो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब इसमें और कैटेगरी हैं, जैसे कि स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट को जब आप बनाएंगे तो वो हो सकता है कि सारा पेज ना शो हो, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कंटेंट शो होगा। जैसे कि इसको अगर हम छोटा कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे पूरा कंटेंट नहीं शो हो रहा है, ठीक है। हाँ, अभी इसको अगर हम यहाँ से मिनिमाइज़ कर देंगे, आप देखिए पूरा पेज शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिक्कत होती है डायनेमिक और उसमें। हाँ, लेकिन अगर आप रेस्पॉन्सिव बनाएंगे तो ईजिली आप उसको देख पाएंगे। तो ए ऑप्शन टिक कर लीजिए इसमें। 11 नंबर बताइए, किसी भी वेबसाइट का जो नाम है वो आपका क्या कहलाता है? तो किसी वेबसाइट का एड्रेस तो आपका जो है वो आपका URL, लेकिन किसी का नाम जो है वो हमारा किस कैटेगरी में आता है? डोमेन नेम की कैटेगरी में आता है, ठीक है। हमारे वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है? तो जहाँ भी नेम आ जाए तो वहाँ पे फिर डोमेन आएगा, ठीक है। डोमेन आपका जैसे कि google.com, तो .com हमारा क्या है? डोमेन नेम है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डोमेन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटरनेट का पिता यानी कि फादर ऑफ द इंटरनेट आपके यहाँ पे कौन कहलाते हैं? अब यहाँ पे चार्ल्स बेबेज का देखिए नाम दिया गया है, लेकिन आपको चार्ल्स बेबेज का नाम नहीं यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा 12th का सी ऑप्शन बनेगा, विंडसर्फ। क्या है? विंडसर्फ। थर्ड ऑप्शन बनेगा, ये मैंने पहली क्लास में भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? तो वेब पेज हमको देखना है, होम पेज देखना है, उसके लिए हम क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमको एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेब ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र ऑप्शन दिया है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, वेबसाइट दिया है, या इंटरप्रेटर दिया है। तो इंटरप्रेटर तो आपका पाइथन में होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ हो गया, ठीक है। वेबसाइट है तो किसी वेबसाइट का एड्रेस हो गया। तो हमको क्या बोल रहा है? देखने के लिए। देखने के लिए हम क्या जाएंगे? इंटरनेट ब्राउज़र पे जाएंगे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए, इंटरनेट ब्राउज़र। अब ब्राउज़र का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया। 14 पे आ जाइए, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो आपका कौन सा वेब ब्राउज़र बनाती है? तो क्रोम आपका गूगल का होगा, मोजिला आपका मोजिला वालों का है, फायरफॉक्स, ठीक है। ओपेरा भी आपका अदर कंपनी का है, लेकिन हाँ, माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका वो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको हर एक विंडोज़ में एक उसके साथ ही आपको दिया जाता है। अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है,
ठीक है, जो कि वे विंडोज़ 10 और 11 में देखने को मिलेगा। विंडोज़ 7 की बात करें तो वहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको देखने को मिलता है। 50 नंबर, इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है जो टेक्स्ट बेस है? तो देखिए टेक्स्ट बेस जो यहाँ पे वेब ब्राउज़र है उसको बोलते हैं लाइनक्स, ठीक है, LYNX जो है ये टेक्स्ट पर आधारित है, ठीक है। बाकी जो है ये GUI जो जिनका GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो आपका डायनेमिक हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, ग्राफिकली हो सकता है। जैसे कि अगर हम देखा जाए आपका ये जो क्रोम है ये आपका डेवलपर मोड पे भी आ जाता है, लेकिन ये जो है टेक्स्ट पर आधारित है, ठीक है, लाइनक्स। अभी अगर आपको दिखाएं LYNX तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से ब्लैक कलर की विंडो आपको दिखाई दे रही है, और ये आपका टोटल जो है टेक्स्ट पर आधारित है। और इसको देखिए लॉन्च किया गया था 1992 से ये आपका स्टार्टेड किया गया था, ठीक है। अगर इसका हम इमेज आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार का ये ब्राउज़र होता है आपका। तो आप बोलेंगे एकदम अजीब ही है, तो बस इसी प्रकार से ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता है? तो देखिए एक कंप्यूटर में एक साथ जो है, क्वेश्चन नंबर 16 है, चाहे आप एक चलाएं, 2, 3, 4, ऐसी कोई क्षमता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए इनफाइनाइट ऑप्शन नहीं दिया है। हो सकता है इनफाइनाइट में वो क्रैश हो जाए, हैंग हो जाए, हो सकता है कि विंडो करप्ट हो जाए, ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं अगर आपने 1000 से ज़्यादा या 2000 से ज़्यादा, डिपेंड करता है आपकी रैम प्रोसेसर पे भी, ठीक है। हो सकता है वो आपकी 10,000 भी झेल जाए, 20,000 या 1,00,000 भी आपके जो है ओपन कर दे, लेकिन 3 से ज़्यादा देखिए ऑप्शन दिया गया, तो इस पर आप टिक करके चले आइएगा। 17, इनमें से किस वेब ब्राउज़र में डाउनलोड करने की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है? तो देखिए किस वेब ब्राउज़र में सबसे फास्ट आपकी डाउनलोडिंग होगी? तो देखिए आपने देखा होगा यूसी एक ब्राउज़र आया था अभी जो चल भी रहा है ट्रेंडिंग में, जो कि चाइनीज़ ऐप है। तो इसमें जो है डाउनलोडिंग की जो है काफ़ी फास्ट होती थी ऑफलाइन माध्यम से भी। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, यूसी ब्राउज़र। 18, इनमें से किस वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है? तो देखिए जैसे कि अभी आपको बताया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह अब जो है हमारे पास एज नाम का आ गया है, इंटरनेट एज, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट एज, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो एज नाम से जो है वो कन्वर्ट हो गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 19, वेबसाइट पर जो कलेक्शंस होता है वो किसका होता है? HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक्स का, या फिर ऑडियो वीडियो का, या फिर दिए गए सभी? तो सिंपल सा है, आपको HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो सब कुछ मिलती है, इसलिए दिए गए सभी जो है सही, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्डप्रेस को हम क्या कह सकते हैं? तो वर्डप्रेस, ठीक है, आपका वर्डप्रेस हो गया, वर्डप्रेस, ठीक है, एक है आपका प्रेस्टा, ठीक है, एक है आपका जूमला, ठीक है, उसके बाद आपका मैजेंटा है एक, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं? CMS इनको बोलते हैं, CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिससे कि हम PHP और MySQL के साथ जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो या एक होता है आपका ओपन कार्ट भी है, तो अलग अलग के लिए है। तो जो आपका वर्डप्रेस है वो हमारा किस में आता है? जैसे कि आपका ओपन कार्ट है वो हमारा ई-कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि CMS है। तो 20 का देखिए इसमें ऑप्शन बन जाएगा ए वाला, कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट, यानी कि कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट, CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं बेसिकली। तो ऑप्शन दिया गया कंटेंट मैनेजर वेबसाइट, आप लिख सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे ओपन कार्ट या प्रेस्टा ये सब दिया था तो आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे लगा सकते थे। या अगर पूछा जाता कि CMS के जो हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, वर्डप्रेस जो है हमारा, जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट बनानी है उस काम के लिए, या फिर सिंपल सी कोई वेबसाइट बनानी है उसके लिए यूज़ में लाया जाता है। 21 पे आ जाइए, इनमें से कौन सा जो है माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग जिसमें हम कर सकते हैं, तो 21 का है देखिए, तो माइक्रो यानी कि बहुत छोटा, यहाँ पे जो है वर्ड यूज़ किया है, माइक्रो यानी कि ट्वीट। देखिए हम लोग सबसे छोटा जो है ट्वीट करते हैं वो किस में करते हैं? ट्विटर में, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, कम से कम वर्ड में माइक्रो ब्लॉगिंग करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा बी।
22 पे आ जाइए। वेब डिजाइनिंग में जो CMS होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो CMS जैसे हमने आपको बताया, तो ए ऑप्शन देखिए आपको दिखाई दे रहा है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, CMS। 23 है। CSS का देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? 23 का सी वाला बनेगा, सीट्स वाला ऑप्शन बनेगा, ठीक है। जहाँ पे ऐसा अगर ना लगा हो तो फिर उसको ऑप्शन टिक मत करिएगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। 24 है, इनमें से PHP के बारे में कौन सी बात असत्य है? तो PHP के लिए कौन सी बात ट्रू होगी इसमें? इट इज़ ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, या फिर क्लाइंट साइड है, या इट इज़ ए सॉफ्टवेयर है, या फिर ये डेटाबेस है। तो PHP आपकी जो है, एक इसका फुल फॉर्म तो पहले समझ लीजिए। इस PHP का फुल फॉर्म होता है, P से स्टार्ट ना होकर S से स्टार्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर उसको बोलते हैं। उसके बाद है 24 का, ये आपका जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। क्लाइंट साइड नहीं बोलते हैं इसको, सर्वर पे ही सारा इसका जो काम होता है आपका, तो इसको बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। 25 पे आ जाइए। इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? तो वेब होस्टिंग की बहुत सारी कंपनी हैं, जैसे कि GoDaddy, ठीक है, होस्ट इंटीजर, या तमाम आप कह सकते हैं होस्ट गेटर। तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए ब्लू होस्ट, WPS होस्टिंग और होस्ट गेटर, ये सारी आपकी जो है वेब होस्टिंग की कंपनी है, जिस पे कि आप अपना सर्वर इंस्टॉल करके, डोमेन परचेज करके, होस्टिंग करके आप जो है वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक हमारी जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आती है। तो ऑप्शन बन जाएगा कौन सी नहीं है? तो डी ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा, जो कि नहीं है। 26, वह कौन सी वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता? तो आपकी जो है वेबसाइट कौन सी होती है? वो स्टैटिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक जो वेबसाइट होती है उसमें आप कोई भी चेंजमेंट यानी कि मूवमेंट या डायनेमिकली उसको आप चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा ए। 27, ज़्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइट पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो जो भी आपकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उस पर अधिकतर हमको जो है ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है, ना कि पोस्टल कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपसे नहीं मांगा जाता है। आपसे सिर्फ मांगा जाता है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। वो भी इसलिए मांगा जाता है कि अगर आपको कभी पासवर्ड फॉरगेट की ज़रूरत पड़े तो आप ईमेल एड्रेस का यूज़ करके उसको रिकवरी कर सकें या पासवर्ड को फॉरगेट कर सकें। अब आधार नंबर, पैन नंबर से आपका जो है ये सारी सुविधाएँ नहीं हो पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 28, HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो HTML लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है वो वेब पेजेस को बनाने के लिए किया जाता है, जो कि वेबसाइट के पेजेस होते हैं उसको डिजाइन करने के लिए किया जाता है, ना कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग के लिए, ना कि वेब सर्वर के लिए, ना ही मशीन लैंग्वेज के लिए। 29 पे आ जाइए। वेब पेज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वेब पेज हमारे जो हैं वो बनाए गए हैं 2 प्रकार से, ठीक है, स्टैटिक, डायनेमिक, और अभी जो है रेस्पॉन्सिव भी आ रहे हैं। 30 है, वेब पेजेस का जो कलेक्शन है वो क्या होता है? तो वेब पेज का जो कलेक्शन है वो हमारा किस माध्यम से स्टोर होता है? तो क्वेश्चन नंबर है 30, तो वो हमारा होता है वेबसाइट। वेब पेजेस का जो कलेक्शन है वो हमारा क्या कहलाता है? एक पूरी वेबसाइट कहलाती है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट 31 पे आ जाइए। www को किसने बनाया था? तो www का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा है, www के संस्थापक कौन से थे? टिम बर्नर्स-ली। बी ऑप्शन बन जाएगा टिम बर्नर्स-ली, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 32 पे आ जाइए। वेब क्रॉलर जो आपका पूछा गया है, वेब क्रॉलर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपका जो है वेब क्रॉलर आपका जो है उसको हम लोग वेब आपका स्पाइडर नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। SERPS, सेर्प का आपका जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेर्प का आपका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो देखिए ए ऑप्शन इसमें टिक कर लीजिए, जो कि राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, येंडेक्स सर्च इंजन किस देश में जो चलता है? तो आपको देख रहे हैं नाम से ही जो है काफ़ी खतरनाक इसमें आपको दिखाई दे रहा है, और ये
उससे भी आप पता कर सकते हैं अगर आपको किसी देश की लैंग्वेज आती है। तो ये इंडेक्स कोई इंग्लिश वर्ड में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन बनेगा रसिया, ठीक है। बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर बनेगा। ये एक सर्च इंजन है, जैसे कि यूएसए में आपको पता है कि क्रोम वगैरह अधिकतर पॉपुलर हैं, कनाडा में चाइना में आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन रसिया जो है वो येंडेक्स सर्च इंजन का इस्तेमाल करती है। अब याहू का जो सर्च इंजन है वो कब बनाया गया था, तो 35 पे आ जाइए। याहू का जो सर्च इंजन है ए ऑप्शन बनेगा 1995। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन हमारे पास है गूगल, जो कि आपको पता है, आप डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37 है, अल्टा विस्टा आपका क्या है। तो अल्टा विस्टा जो है हमारा एक है सर्च इंजन। क्या है, अल्टा विस्टा हमारा क्या है, एक सर्च इंजन का ही नाम है, ना कि वेब ब्राउज़र। SEO का फुल फॉर्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 38 का ए वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। चाइना का सबसे पॉपुलर देखिए सर्च इंजन यहाँ पे आपके सामने है। तो चाइना का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर देखिए गूगल, याहू, बिंग, ये सब आपके यूएसए से संबंधित हैं। हाँ, लेकिन देखिए बाइडू दिया है, बाइडू जो हमारा वो चाइनीज़ का सबसे पॉपुलर जो है सर्च इंजन ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 40 पे। 40 आपसे कह रहा है हम गूगल पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इमेज, ठीक है, वॉइस और टेक्स्ट तीनों का ही तो करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट 41 पे आ जाइए। वह कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू होता है जिसे डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देखा जा सकता है। तो वेब पेज का कौन सा डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट व्यू है, आउटलाइन व्यू है, और बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है सभी तरह के डॉक्यूमेंट। तो सभी तरह के डॉक्यूमेंट को देखने के लिए हम वेब लेआउट व्यू पे जाते हैं। वेब लेआउट व्यू पे जाते हैं, वहाँ पे स्टैटिक का ऑप्शन होता है, साइड बार का होता है, नेविगेशन का होता है, हेडर फुटर, वहाँ पे सब कुछ आपको लेआउट में दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वेब लेआउट व्यू। BOM की जो है फुल फॉर्म आपकी क्या होगी, तो BOM की फुल फॉर्म होती है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, तो आपका ऑप्शन में जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट 43 पे आ जाइए। वेब ब्राउज़र आपका क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वेब ब्राउज़र आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि अलाउ करता है आपको एक्सेस करने के लिए डिफरेंट टाइप की वेबसाइट जो कि वर्ल्ड वाइड में अवेलेबल है। तो डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन बन जाएगा। ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट अलाउ टू एक्सेस साइट्स ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। 44 पहला वेब ब्राउज़र कब आपका बनाया गया था, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा डी, 1919 में आपका जो है पहला वेब ब्राउज़र बनाया गया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है मेरे अनुमान से ये आपके MCQ आज का। पहला वेब ब्राउज़र किसने बनाया था, तो पहला वेब ब्राउज़र आपका जो है टिम बर्नर्स-ली ने आपका बनाया था। तो ए ऑप्शन इसमें सही बन जाएगा। तो इसी क्रम में आपने अगर आपने आंसर नीचे लिखे हैं या कॉपी में भी टिक किए हैं, तो 45 में कितने आपको मिले हैं, आपने किए हैं 30, 35 या 40 में 40 या 45 में 45, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी, जो कि आपकी तैयारी होगी। तो आज की जो टॉपिक हम बात करेंगे वो होगा सिंपल सा M2R5 का HTML का टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HTML, CSS, JS, ठीक है, एंगुलर JS, और आपका CSS का जो फ्रेमवर्क W3C, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे से कम आपका जो है 65% पेपर इसी से आपको देखने को मिलेगा। बाकी के जो बचे हुए पेपर्स हैं, टॉपिक हैं, जैसे कि आपका HTML का बेसिक्स हो गया, और आपका एडिटर हो गया, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, ठीक है, और या फोटोशॉप हो गया, इससे आपके क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट में जो पब्लिशिंग का चैप्टर है उससे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इजी क्वेश्चन आते हैं सिंपल से, इसी प्रकार जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। HTML का फुल फॉर्म है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी HTML के फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि HTML हो गया, ठीक है, www हो गया, ठीक है, URL हो गया, ठीक है, FTP हो गया, ठीक है, SMTP हो गया, ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। इसी में बहुत सारे हैं, IMAP हो गया, ठीक है, ये तो फिलहाल M1 का हो गया, लेकिन
जितने भी नेटवर्किंग से संबंधित टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है आपका लैन मैन वैन भी आ जाता है, और आपका रिंग स्टार, बस ये तो आपके टोपोलॉजीज हैं, लेकिन इसके फुल फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए आपको। तो इसका हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है। तो वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब संघ है। तो देखिए वेब स्टैंडर्ड बनाने की बात की जा रही है। अब इसमें जो है सिंपल सा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कि हम लोग WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक संस्थान है जो कि आपके वेब स्टैंडर्ड बनाने का काम आपकी करती है, स्टैंडर्ड। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है। बाकी अगर देखें इसमें तो गूगल हमारा क्या है, सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, हमारी कंपनी है जो कि हमारे ऑफिस से संबंधित सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है बहुत सारे। फेसबुक हमारी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है HTML एलिमेंट के लिए सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है। तो आपको पता है HTML में कुछ हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि H1 हेडिंग हो गई, इस प्रकार से H2 हो गई, ठीक है, और H6 तक ये सारी हेडिंग्स होती है। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी हेडिंग की यहाँ पे पूछी जा रही है, तो जब सबसे बड़ी हेडिंग की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन लगेगा H1, ठीक है, और सबसे छोटी हेडिंग की बात करेंगे तो हमारा लगेगा H6, ठीक है। स्मॉल के लिए ये आएगी और लार्ज के लिए ये आएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए। नेक्स्ट है HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती है। अब HTML की जो हेडिंग्स होती हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो इसमें प्रकार के नाम तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन हाँ इसमें संख्या पूछी गई है, तो आप बता दीजिएगा 6 प्रकार की होती हैं। आप प्रकार के नाम देने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आपकी 6 ही हेडिंग होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है, ये 6 हेडिंग आपकी चलती हैं, इसीलिए इसकी संख्या जो यहाँ पे 6 दी गई हैं। बेसिकली यहाँ प्रकार नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रकार भी कह सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए HTML में कितनी हेडिंग्स होती हैं, तो आप 1 से लेके H1 से लेके H6 तक बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से लाइन ब्रेक के लिए HTML टैग कौन सा यूज़ किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है और आप चाहते हैं ये इसके आगे थोड़ा सा लाइन गैप हो जाए और फिर यहाँ प्रिंट हो, एकदम सेम लाइन में प्रिंट ना हो, थोड़ा सा गैप में प्रिंट हो। तो जब गैप में प्रिंट करना है और गैप भी है और साथ में इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ लिखा और यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गई, तो आप चाहते हैं कि इसके आगे ना प्रिंट हो के इसके नीचे प्रिंट हो, ठीक है, तो लाइन ब्रेक इसी को कहते हैं। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे टैग यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, वो होता है BR टैग। कौन सा टैग होता है, BR। अब इसमें जो है सिंपल सा आपको इस प्रकार से BR लिख देना है, ठीक है, BR आपको जो है इस प्रकार से लिख देना है। इसमें आपको इसमें क्लोज लॉस करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल सा BR आपको लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए इनमें से सही HTML एलिमेंट कौन सा है। अब आपको जैसे कि आपका बैकग्राउंड है, कोई वेबसाइट है, इसमें अगर हमको कोई कलर फिल करना है, रेड, वाइट, ग्रीन, येलो, तो वो उसके लिए कौन सा टैग यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा बॉडी, और बॉडी के पीछे क्या हम स्टाइल लगा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बॉडी स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर कौन सा है, रेड, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। बाकी देखिए ऑप्शन गलत है, और स्टाइल यहाँ पे क्यों लगाई जा रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में ऐड करने के लिए यहाँ पे CSS का देखिए इस्तेमाल किया गया, बॉडी में स्टाइल टैग का यूज़ करके यहाँ पे कलर लगाया गया, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए इनमें से सही HTML टैग कौन सा है। इम्पॉर्टेंट वो पूछा जा रहा है आपका इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, कोई इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, तो देखिए कोई जब इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तो हम उसको क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करते हैं किससे, या तो उसको हम बोल्ड करेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों एक ही चीज़ है, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। जब पूछा जाए फ़ॉन्ट को मोटा करने के लिए या फिर डार्क करने के लिए, तो आप बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंपल सा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट का दिया गया तो स्ट्रॉन्ग आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है HTML में टेक्स्ट को बोल्ड। अब देखिए बोल्ड वर्ड आ गए यहाँ पे, तो बोल्ड के लिए जो टैग यूज़ होता है हमारा, वो B टैग यूज़ होता है। कौन सा, B टैग। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कभी भी HTML में जैसे कि आपको इटैलिक, अंडरलाइन या बोल्ड करना है तो उसके शॉर्ट फॉर्म चलते हैं, पूरा जैसे बोल्ड वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा लिखा हो या फिर ITALIC इटैलिक लिखा हो, तो देखिए ऐसे टैग नहीं, सिर्फ और सिर्फ I टैग बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो B ऑप्शन इसका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट है
एंड टैग को इंडिकेट करने के लिए किस करैक्टर का उपयोग किया जाता है? अब एंड टैग क्या है बेसिकली यहाँ पे? एंड टैग आपका एक होता है आपका स्टार्ट टैग, यानी कि स्टार्ट टैग इस प्रकार से होता है, एंड टैग इस प्रकार से। जैसे कि मान लिया हमको हेडिंग लिखनी है तो हमने हेडिंग को इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, और क्लोज टैग आपने एंड करेंगे। तो जब भी इसको एंड करते हैं तो हेडिंग इस प्रकार से लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंड टैग, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। पूछा जा रहा है किसी लिंक को ब्राउज़र के नए टैब में ओपन करने के लिए उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? ठीक है, या उसका टैग क्या बनेगा? तो मान लीजिए एक पेज है आपका, ये एक पेज ये है। ठीक है, यहाँ पे कोई लिंक अगर हम दे रहे हैं उसको हम कह रहे हैं कि ओपन हो दूसरे टैब में ओपन हो जाके, यानी दूसरे ब्राउज़र पे या दूसरे टैब में ओपन हो। तो दूसरे टैब में जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ए हाइपर लिंक। आपका इसके लिए यूज़ किया जाता है यूआरएल के लिए। यहाँ पे जो लिंक होगा वो देंगे और उसको टारगेट कर देंगे ब्लैंक में। ठीक है, ब्लैंक मतलब क्या होगा, वो दूसरे पे जाके दूसरे टैब पे जाके ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टैग इसका जो है राइट बनेगा। नेक्स्ट है 11 नंबर लिस्ट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आपके पास दो प्रकार की जो है लिस्ट हमारे पास बताई गई हैं। एक हमारी OL होती है, एक हमारी UL होती है। ठीक है, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई और UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। तो OL के अंदर कौन कौन सी लिस्टें आती हैं? जैसे कि हमारे पास A B C हो गई। अब ये स्मॉल और कैपिटल दोनों में हो सकता है। ठीक है, या फिर 1 2 3 हो गई, या फिर रोमन वाली आ गई। ठीक है, इस प्रकार से रोमन आ गई। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास कौन सी कैटेगरी आती है? जैसे कि हमने मान लीजिए स्टार लगा दिया है। ठीक है, इस प्रकार से कर दिया, डॉट लगा दिया या फिर सर्कल बना दिया, तो ये हमारी अनऑर्डर्ड कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है नंबर हमारे किस में आते हैं? ऑर्डर लिस्ट में आते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? OL टैग। ठीक है, सिंपल तो समझ लीजिए यहाँ से। बुलेट, अब बुलेट आ गया तो बुलेट हमारा किस में आएगा? अभी हमने आपको बताया अनऑर्डर लिस्ट में, यानी कि बुलेट हमारी इस प्रकार से हो सकती है, इस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो अनऑर्डर लिस्ट में इसको काउंट किया जाता है। तो UL ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है 13 चेक्स बॉक्स बनाने के लिए इनमें से सही कोड क्या है? चेक बॉक्स हमारा क्या होता है? इस प्रकार से देखिए। ठीक है, ये हो गया हमारा चेक, इसमें टिक कर देंगे। यहाँ पे मेल हो सकता है, यहाँ पे फीमेल हो सकता है। तो ये चेक बॉक्स आपको बनाना है, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे? तो जब भी कोई चेक बॉक्स वगैरह लगाने होते हैं वहाँ पे हमको इनपुट कराना होता है वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे? इनपुट टाइप और ब्रैक और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे चेक बॉक्स। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बोला जा रहा है टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए सही कोड क्या होगा? अब देखिए सेम चीज़ है, अब हमको टेक्स्ट फील्ड बनानी है। ठीक है, इसमें हमको इनपुट नहीं करना है। तो जब हमको टेक्स्ट फील्ड बनानी है तो टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फील्ड का। इसको जब बना देंगे तो इस प्रकार से एक टेक्स्ट एरिया आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे आप टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सही HTML कोड क्या है? अब ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है? आपने देखा होगा, इस प्रकार से इमेज रहता है। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से रहता है आपका, और इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे मेनूज, जो भी उस मेनूज में लिस्ट हम क्रिएट करते हैं वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमको क्रिएट करनी है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं। किसका? सिलेक्ट टैग। ठीक है, इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट का यूज़ करेंगे तो आप ड्रॉप डाउन मेनू बना पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए हमको एक टेक्स्ट एरिया बनानी है इस प्रकार से, और ये उसके लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अब देखिए टेक्स्ट एरिया अलग है और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया था आपका? टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया दोनों अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आपका HTML प्रोग्राम को निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है? तो जब हम HTML फाइल को सेव करते हैं उसके देखिए सभी फाइल की अपनी एक एक्सटेंशन होती है, उसके अनुसार वो सेव होती है और उसी से उसकी पहचान भी होती है। तो HTML को सेव करने के लिए .html नाम से फाइल को हम सेव करते हैं, .html। तो देखिए ए वाला ऑप्शन जो है वो सही बन जाएगा। नेक्स्ट है
HTML को सर्वप्रथम कब प्रस्तावित किया गया था, तो कब इसका भैया लॉन्च हुआ था, तो 18 का जो ऑप्शन बन जाएगा 1990 में। कब हुआ था, 1990 में फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया गया था। HTML में अगर हमको कमेंट शुरू करना है तो क्या हम इस ये जो आपका सिंबल दिया गया इससे स्टार्ट करेंगे तथा इससे ख़त्म करेंगे, तो ये सही है कि गलत है, तो बिल्कुल सही है। कमेंट को जो है हम इसी प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा टैग टाइटल को डिफाइन करता है, तो टाइटल टैग के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, टाइटल का तो यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन बन जाएगा टाइटल, बी वाला जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट के फूटर को स्पेसिफाई करने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन दिया है, बॉटम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है और आपका दिया गया फुटर दिया गया, तो फुटर हमको लगाना है इसमें, ठीक है, फुटर को लगाना है, तो फुटर के लिए हम फुटर टैग का यूज़ करेंगे। कौन सा टैग का यूज़ करेंगे, फुटर का, तो फुटर ऑप्शन बन जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेविगेशन लिंक को डिज़ाइन करने के लिए किस HTML टैग का यूज़ किया जाएगा, तो हमको मान लीजिए कोई नेविगेशन लगाना है अपने वेब ब्राउज़र में। यहाँ पे इस प्रकार से कोई वेब ब्राउज़र है और यहाँ पे हम चाहते हैं साइड बार में नेविगेशन विंडो आए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नैव टैग का यूज़ करेंगे। कौन से टैग का यूज़ करेंगे, नैव, तो नैव टैग का यूज़ करके हम नेविगेशन बार बना सकते हैं। नंबर 23 है, डॉक्यूमेंट के हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए किस HTML एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए डॉक्यूमेंट के हेडर को स्पेसिफाई करना है, ठीक है, 23 है, तो हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए हम हेडर टैग का यूज़ करेंगे। किस टैग का यूज़ करेंगे, हेडर, तो ऑप्शन बन जाएगा हेडर, ठीक है। नेक्स्ट है, पैराग्राफ को शुरू करने के लिए इनमें से किस टैग का प्रयोग किया जाता है, तो पैराग्राफ को शुरू करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पी टैग का। किसका टैग का, पी टैग का, ठीक है। TRTD हमारा टेबल में यूज़ होता है, हमारा टेबल के रो बनाने में। BR हमारे लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, P हमारा पैराग्राफ के लिए होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंटेनर है। अब मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है तो उसमें हमारा एक कंटेनर होता है बॉडी के अंदर, तो कंटेनर हमारा कहाँ पे आ जाएगा, कंटेनर जो है क्वेश्चन नंबर है ये 25 है। तो देखिए इसमें जो है दोनों ऑप्शन बन सकते हैं, बॉडी और HTML, ठीक है। बेसिकली बॉडी आना चाहिए इसमें, बॉडी के अंदर ही हम जो है कंटेनर को यूज़ करते हैं, तो बॉडी टैग आप लगा सकते हैं। और A और B दोनों यानी कि सेलेक्ट टैग को भी इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उत्तर में अगर हम देखें तो A और B जो है, क्योंकि जो कंटेनर के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग कमांड होनी चाहिए, तो जैसे कि बॉडी जो है आपका वो भी ओपनिंग कमांड है और HTML हमारा जो है वो क्लोजिंग कमांड है, ठीक है। तो इसलिए जो है A और B यहाँ पे यूज़ होगा, दोनों A और B। तो A में देखिए यहाँ पे जो है सेलेक्ट दिया गया है, HTML दिया होना चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा, HTML और बॉडी दोनों ही यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन। तो फिलहाल आप इसमें बॉडी को टिक कर लीजिए। अब इनपुट क्या है, देखिए 26 नंबर में दिया है इनपुट हमारा जो है, तो जब हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, एम्पटी टैग को यूज़ कर रहे हैं, मतलब इसका कोई वर्क नहीं है, बेसिकली एम्पटी टैग है, ठीक है। नेक्स्ट है 27, देखिए इसमें लिखा हुआ है HTML का लेटेस्ट स्टैंडर्ड क्या है, तो HTML 5, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है हमने, उत्तर में इसका जो ऑप्शन बन जाएगा HTML 5.0। नेक्स्ट है, HTML का एक सबसेट है जिसको कि हम लोग बोलते हैं SGML, क्या बोलते हैं, SGML, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पता करना, आपको पता होना चाहिए। HTML का एक सबसेट इसको कि SGML बोलते हैं, और SGML का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। SGML का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो हो जाएगा स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, HTML पेज को बनाने के लिए हमें चाहिए, अब HTML पेज को बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए होता है, एक वेब ब्राउज़र चाहिए होता है जिसपे कि हम उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, यानी कि A और B वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे A टैग दिया गया है, A टैग जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो लिंक, कोई लिंक है उसको ऐड करने के लिए A टैग का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो लिंक को ऐड करने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉडी टैग का प्रयोग समान तथा किसके बाद किया जाता है, तो देखिए बॉडी को जब भी हम यूज़ करते हैं
तो हेडिंग सेक्शन के अंदर हेड के बाद यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इस प्रकार से HTML आएगा, ठीक है। HTML के बाद हम इसमें कोई टाइटल वगैरह देंगे, टाइटल के बाद जो है इसमें हेड सेक्शन आएगा, तो हेड सेक्शन के बाद जो है फिर बॉडी यूज़ होती है। तो हेड टैग के बाद जो है बॉडी को यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस टैग का यूज़ किया जाता है? तो देखिए इटैलिक मैंने आपको बताया था, कभी भी पूरा नाम से यूज़ नहीं किया जाता है। तो इटैलिक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आई टैग का यूज़ किया जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसमें से राइट बन जाएगा। नेक्स्ट है TR, TD तथा TH जो टैग का मुख्य कंटेनर क्या है मैंने आपको बताया अभी। TR, TD और TH, ठीक है, ये सारे हमारे टेबल कंटेनर के पार्ट हैं, ठीक है। तो टेबल इसमें जो है ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, तो अंडरलाइन है तो अंडरलाइन मतलब यू टैग का यूज़ होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बन जाएगा यू वाला सही। UL नहीं बनेगा, ना ही अंडरलाइन बनेगा, यू बनेगा खाली। स्पेशल फॉर्मेट हमको अगर कोई लगाना है अपने HTML में, तो स्पेशल फॉर्मेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्री टैग का। नेक्स्ट है 36, HR टैग का प्रयोग किया जाता है। HR यानी कि हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है आपका। तो हॉरिजेंटल रूलर लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक वर्टिकल रूलर होता है, एक हॉरिजेंटल होता है। तो यहाँ पे HR का यूज़ किया जा रहा है हॉरिजेंटल रूलर के लिए। क्वेश्चन नंबर है 37, HTML टैग जो है वह केस सेंसिटिव है? तो ये बिल्कुल फॉल्स है, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। केस सेंसिटिव क्या होता है आपका? वही जो आपके लेटर हैं वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखे जाते हैं। HTML पेज में इमेज का साइज बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोई इमेज हमको अगर लगानी है HTML पेज में, इमेज अगर हमको चेंज करनी है, तो इमेज में हमारे पास क्या होता है, इमेज की एक हाइट होती है, एक विड्थ होती है, ठीक है। तो क्या होगा, हाइट तथा विड्थ हमको उसमें देना पड़ता है। नेक्स्ट है ईमेल के लिए लिंक क्रिएट करना है अपने पेज में। तो ईमेल के लिए लिंक क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा, सबसे पहले तो हम A से स्टार्ट करेंगे जो कि लिंक के लिए, फिर हाइपर लिंक यहाँ पे ऐड किया जाएगा AHREF इक्वल टू, और उसका डोमेन नेम होगा उसका, ठीक है, और उसका यूज़र नेम होगा। तो देखिए mail@gmail.com, ये वाला ऑप्शन है वो सही बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, पेज में स्क्रॉलिंग टैग ऐड करने के लिए आपको स्क्रॉलिंग टैग यानी घूमता हुआ टैग अगर हमको यूज़ करना है, इधर से इधर अप डाउन हो रहा है या इधर हो रहा है, तो वहाँ पे मार्की टैग का यूज़ किया जाता है किसी भी एनिमेशन को ऐड करने के लिए या स्क्रॉलिंग टैग को यूज़ करने के लिए। तो ये थे कुछ 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन M2R5 टॉपिक है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। इजी है, हिंदी में मैंने आपको समझाया है। अभी और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। CSS का हमारे पास तैयार करने हैं, रिवीजन करने हैं। तो CSS का फुल फॉर्म होता है बेसिकली कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो पहला ऑप्शन देखिए इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने नीचे बता भी सकते हैं कमेंट में, जो भी आपको लगे। तो हमने इसमें बुलेट लगा दिए हैं, यहाँ पे ABCD ना लिख के बुलेट लगी हुई हैं, तो आप इसके अनुसार देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है किसी एक्सटर्नल साइट स्टाइल शीट को HTML से जोड़ने का सही कोड क्या है? तो देखिए आपको पता है CSS में दो प्रकार से जो है कोड हम ऐड कर सकते हैं। एक आपका इंटरनल है, ठीक है, एक हमारा एक्सटर्नल है, ठीक है। तो एक्सटर्नल यानी कि अलग किसी फाइल में हमने CSS का कॉपी रखा हुआ है, उसका लिंक हमने ऐड कर दिया, ठीक है, रेफरल उसका लिंक दे दिया हमने। या फिर इंटरनल है तो हमारा आपका एक्सटर्नल है जो कि आपका सेम HTML के कोड में ही उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, उसकी कोड इसमें। तो उससे क्या होता है, वो कोड काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो लिंक हम करा रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल है। तो लिखेंगे हम लिंक और उसका रेफरल लिंक देंगे। स्टाइल शीट उसका टाइप क्या रहेगा, text.css, उसके बाद mystyle.css नाम से ये फाइल हमारी सेव है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड वाला बन जाएगा, C वाला सही, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही होगा एक्सटर्नल CSS के लिए। नेक्स्ट है नंबर 3 है HTML पेज में एक्सटर्नल शीट स्टाइल शीट को लगाने के लिए सही जगह क्या होती है? तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट हमको लगानी है अपने HTML पेज में, तो उसको हम किस जगह लगाएंगे? तो हम लगाते हैं उसको हेडिंग के पास। कहाँ लगाते हैं? हेडिंग में लगाते हैं। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? हेडिंग में,
ठीक है, हेडिंग के नीचे जो है उसको हम लगाते हैं अपनी स्टाइल शीट को। नेक्स्ट है इंटरनल इस स्टाइल शीट को डिफाइन करने के लिए इनमें से सही एचटीएमएल कौन सा है। तो देखिए जो इंटरनल होता है हमारा, यानी कि एचटीएमएल के साथ साथ ही उसको लिखा जाएगा यहीं पे नीचे बॉडी के साथ। तो उसमें जो हम यूज़ करेंगे वो कौन सा कोड यूज़ होगा, तो देखिए वहाँ पे जो यूज़ करते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टाइल सिंटेक्स का यूज़ किया जाता है। स्टाइल से ये स्टार्ट होगा और जब इसको क्लोज़ किया जाएगा तो ये स्टाइल से क्लोज़ होगा और इसी में हमारी पूरी CSS की फ़ाइल लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाती है, इंटरनल वाली कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और एक्सटर्नल वाली है, जैसे कि यहाँ पे HTML का फोल्डर है तो यहाँ पे CSS का फोल्डर आपने बनाया और इसमें आपकी जो है सारी फाइलें जाएंगी CSS वाली। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। नंबर 5 है निम्न में से CSS सिंटेक्स कौन सा है। तो आपको कलर का जो सिंटेक्स यहाँ पे दिया गया पहचानना है कौन सा सिंटेक्स आपका सही होगा। तो इसमें देखिए बॉडी, ठीक है, बॉडी होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास करली ब्रेसेस होना चाहिए, उसके बाद जो है कलर का नाम होना चाहिए। ठीक है, और ये जो क्लोज जब इसको करते हैं तो देखिए सेमी कॉलन से क्लोज नहीं करते हैं, इस प्रकार से इससे क्लोज करते हैं, ना कि इससे क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है इसमें, या फिर देख लीजिए इसमें दोनों तरह से ऑप्शन हो सकते हैं, तो कौन सा वाला सही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बॉडी, उसके बाद कलर और ब्लैक। ठीक है, तो ये वाला देखिए ऑप्शन ठीक बनेगा आपका। ठीक है, बाकी देखिए इसमें पहले ही इसमें ब्रैकेट लगा दिया गया है और यहाँ पे भी देखिए ब्रैकेट लगा दिया गया है इसमें, तो ये ऑप्शन सही नहीं बनेंगे आपके। जो है बॉडी और उसके बाद है कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, उसके बाद कलर और ब्लैक, तो डी वाला ऑप्शन इसमें से निम्नलिखित में से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है CSS फाइल में कमेंट अगर हमको डालना है तो कमेंट डालने के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं और इसी प्रकार से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फिर स्टार लगाएंगे यहाँ पे और इसके बीच में जो कमेंट डाला जाएगा, तो ये वाला देखिए ऑप्शन बन जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, बैकग्राउंड कलर बदलने की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो बैकग्राउंड कलर बदलने की प्रॉपर्टीज़ होती है बैकग्राउंड ड्रेस कलर। ठीक है, तो ये वाला देखिए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी H1 हेडिंग में बैकग्राउंड कलर कैसे डालेंगे। तो जितनी भी H1 हेडिंग्स हैं मान लीजिए, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा और ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आपने हेडिंग में जो भी कलर देना चाहा वो लिखा, तो वो कैसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे H1 और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और लिखेंगे बैकग्राउंड डैश कलर और उसका नाम। तो कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ये वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ H1, उसके बाद है हमारा, हाँ यही वाला ठीक होगा। और देखिए सेम ये भी लिखा हुआ है H1 बैकग्राउंड डैश कलर रेड। ठीक है, देखिए सेम लिखा हुआ है, लेकिन हाँ इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस है, इसमें स्पेस है। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं है, इसमें स्पेस है, तो जिस कारण से आपका ये वाला जो है देखिए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, स्पेस वाला। ठीक है, तो थर्ड वाला जो है वो सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है किसी एलिमेंट का कलर बदलने के लिए CSS प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं कलर टैग का। किसका, किसी एलिमेंट का अगर आपको कलर बदलना है तो हम कलर टैग का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट साइज को बदलने के लिए CSS में क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हम लिखेंगे टेक्स्ट को बदलने के लिए फॉन्ट होता है। ठीक है, इसमें तो फॉन्ट डैश साइज। ठीक है, फॉन्ट डैश साइज। नेक्स्ट है 11 नंबर है सभी P एलिमेंट को बोल्ड करने के लिए, यानी कि सभी पैराग्राफ जो है हमारा उसको बोल्ड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे हम P और P के अंदर लिखेंगे फॉन्ट, फॉन्ट का वेट क्या है बोल्ड। तो ये वाला ऑप्शन देखिए सही बन जाएगा। पैराग्राफ लिखेंगे फिर फॉन्ट, उसका वेट क्या है बोल्ड है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। की और पेयर के साथ ये चलता है। ये 12 नंबर है किसी हाइपर लिंक में से अंडरलाइन को कैसे रिमूव करेंगे। कोई हाइपर लिंक लगा हुआ है जैसे google.com लिखा हुआ है इस प्रकार से, उसके अंदर हाइपर लिंक लगा हुआ है तो उसके अंदर अंडरलाइन भी होती है। तो हाइपर लिंक की अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए हम लिखते हैं ए और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लिखेंगे टेक्स्ट डेट डेकोरेशन, उसका नन कर देंगे। किस प्रकार से, हाँ ये वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। ए लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन और उसका डेकोरेशन कर देंगे नन, तो जो भी अंडरलाइन या बोल्ड टैलिक होगा वो हट जाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। किसी टेक्स्ट में प्रत्येक वर्ड को कैपिटल लेटर में कैसे करेंगे। तो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि आपका जो है इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, कोई स्मॉल लेटर है, कोई कैपिटल लेटर, यानी कि केस सेंसिटिव केस में लिखा हुआ है।
तो इसमें हो जाएगा टेक्स्ट, उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे किस में, कैपिटलाइज में। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, टेक्स्ट, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कैपिटलाइज में, तो ए वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14, किसी एलिमेंट में फॉन्ट को बदलने के लिए क्या प्रॉपर्टी है। तो फॉन्ट को बदलने के लिए फॉन्ट फैमिली का यूज़ किया जाता है, फॉन्ट डैश फैमिली का यूज़ किया जाता है फॉन्ट को बदलने के लिए। 15 नंबर है, हाँ ये है आपका, बोला जा रहा, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन है, इस बॉर्डर को किस प्रकार डिस्प्ले करेंगे। तो देखिए बॉर्डर क्या है, लेफ्ट बॉर्डर 25 पिक्सल है, राइट बॉर्डर 20 पिक्सल है, टॉप बॉर्डर 15 पिक्सल है और बॉटम बॉर्डर 10 पिक्सल दिया है। तो इसको अगर हमको प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट होगा, तो देखिए ये प्रिंट होगा, सबसे पहले हमारा 15 पिक्सल आएगा जो कि टॉप बॉर्डर होगा, फिर 20 पिक्सल आएगा, फिर 10 पिक्सल आएगा, फिर 25 पिक्सल आएगा, ठीक है। तो अलग अलग के अनुसार होगा ये। सबसे पहले हमारे पास टॉप आया है, उसके बाद 20 पिक्सल है राइट वाला आया, फिर हमारे पास जो है 25 पिक्सल आया है लेफ़्ट वाला, और उसके बाद सबसे लास्ट में है हमारे पास 10 पिक्सल है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से आया। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए 15 पिक्सल, 15 के बाद 20 पिक्सल और 10 पिक्सल और 25 पिक्सल, ये वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा बॉर्डर विड्थ के अनुसार, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन ठीक होगा इसमें। नेक्स्ट है 16 नंबर, किसी एलिमेंट के राइट मार्जिन को कैसे चेंज करेंगे। तो राइट मार्जिन अगर हमको चेंज करना है तो हम लिखेंगे मार्जिन और डैश लगा कर लिख देंगे राइट, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, इनमें से कौन सा सिलेक्टर है जो चेक एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। तो चेक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए चेक जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चेक्ड, इसका यूज़ करते हैं, यानी कि चेक्ड एलिमेंट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोला जा रहा है पोजीशन एट्रीब्यूट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो आप बता दीजिएगा स्टैटिक होती है। पोजीशन एट्रीब्यूट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 19 है, आप उस एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे जिसकी आईडी मेन है। मेन आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ लगा के मेन, ठीक है मेन। तो हैज़ मेन देखिए यहाँ दिया हुआ, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिव एलिमेंट के अंदर के सभी पी एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करेंगे। यानी कि डिव के अंदर कोई पैराग्राफ दिया गया है तो आप लिखेंगे इस प्रकार से डिव और लिखेंगे पी, तो देखिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 है, आप उस एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करेंगे जिसकी क्लास मेन है। तो देखिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे डॉट मेन से, ठीक है डॉट मेन, तो सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें हैश नहीं लगेगा, ठीक है, ऊपर वाले में हैश था। आईडी का नाम नंबर के साथ शुरू नहीं हो सकता। कोई आईडी हम लगा रहे हैं तो क्या उसका नाम जो है वो आपका आईडी का नाम जो है नंबर के साथ शुरू नहीं हो सकता बोला जा रहा है। तो इसमें से देखिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, उत्तर में दोनों ही नहीं ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप असत्य कर दीजिए। दो या दो से अधिक एक्सटर्नल सीट को हम एक वेब पेज के अंदर नहीं जोड़ सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डैश्ड आउटलाइन की वैल्यू क्या होती है। तो डैश्ड आउटलाइन की वैल्यू को लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे डैश्ड फंक्शन का, DASHED, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी ब्लॉक या इन ब्लॉक के हॉरिजेंटल ओवरफ्लो को नियंत्रित करती है। तो आप बता सकते हैं ओवरफ्लो डैश एक्स, ओवरफ्लो डैश एक्स, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी बॉक्स एलिमेंट के लिए शैडो को सेट करती है। तो बॉक्स एलिमेंट में शैडो डालना है तो लिखेंगे सेट डैश शैडो प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित में से बॉर्डर के कैनवास को राउंड करने के लिए किस प्रॉपर्टी का। तो बॉर्डर का जब भी कैनवास दिया हो तो वहाँ पे रेडियस का यूज़ किया था, राउंड करना है तो राउंड में रेडियस, तो बॉर्डर डैश रेडियस जो है उसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 28 है, निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा। लिखा हुआ है पैराग्राफ में स्टाइल जो करी गई है कलर ग्रीन और यहाँ पे टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में कुछ लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो प्रिंट जब होगा ये 28 है, तो पैराग्राफ जो है हमारा वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। जो पैराग्राफ होगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, पैराग्राफ ग्रीन हो जाएगा।
नेक्स्ट 29 है, यह किस प्रकार की स्टाइल है, तो बॉडी लिखा हुआ है, फिर स्टाइल है, उसके बाद बैकग्राउंड ग्रीन है। तो ये किस प्रकार की स्टाइल है, तो ये एक तरह से टैग है, तो ये हमारा इन लाइन टैग है। कौन सी स्टाइल है, इन लाइन स्टाइल है। एक इन लाइन है, आउट लाइन है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इन लाइन स्टाइल आपकी ये कहलाएगी, जो कि CSS में यूज़ की जाती है। तो ये है 29 क्वेश्चन। आगे चलते हैं इसी में। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। CSS का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये, ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हों। तो वही है आपका, व्हाट इज CSS स्टैंड फॉर, तो अभी आपको बताया कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो ए वाला इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल रैपिड ये चलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है व्हाट CSS डिस्क्राइब, तो CSS क्या आपका डिस्क्राइब करता है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा नंबर बी। भी क्यों बनेगा, देखिए इसमें लिखा गया CSS जो है डिस्क्राइब करता है हाउ HTML एलिमेंट आर द डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन लाइक पेपर और इन अदर मीडिया, ठीक है। तो HTML जो आपका है वो डिस्क्राइब करता है कि HTML का जो एलिमेंट है वो किस प्रकार का आपका दिखाई देगा स्क्रीन पे, यानी कि आपका जो होम पेज है, या किसी पेपर पे, या फिर किसी अदर मीडिया पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रिफरिंग अ एक्सटर्नल CSS, अभी आपको बताया गया एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल CSS के लिए जो हम लिंक यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं लिंक, रेफरल देंगे उसका। स्टाइल उसका टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट जो कि CSS है, और फाइल का नाम तो mystyle.css। तो ए वाला देखिए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। व्हाट इज़ अ CSS सेलेक्टर, तो CSS सेलेक्टर आपके क्या होते हैं, नंबर है 4। तो ए CSS सेलेक्टर इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ CSS रूल, इट मे एन HTML एलिमेंट और पैटर्न ऑफ एलिमेंट, यानी कि आपका जो है पहला रूल है आपके CSS सेलेक्टर का, ये पहला पार्ट है CSS रूल्स का, और ये आपको क्या करता है HTML एलिमेंट को पैटर्न के रूप में चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला इसमें से। नंबर 5 है इन आ CSS फाइल देयर इज़ ए CSS रूल फॉर पैराग्राफ टैग, व्हाट डज पी का मतलब यहाँ पे क्या है, तो पी को यहाँ पे एज ए हम यूज़ करते हैं सेलेक्टर, ठीक है। तो पी को हम यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, एज ए सेलेक्टर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। इन आ CSS रूल द HTML एलिमेंट फॉर देम वी राइटिंग CSS इज नोन एज CSS सेलेक्टर्स, ठीक है। नंबर 6 में कह रहा है इंटरनल स्टाइल आर रिटन विद इन द एलिमेंट। तो इंटरनल स्टाइल को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, स्टाइल से स्टार्ट होगा, स्टाइल से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन बन जाएगा, हेडर में आपका लिखा जाएगा ये। नंबर 7 में आपका है इन लाइन स्टाइल आर रिटन इन विद, तो अभी आपको बताया गया किससे लिखा जाएगा, स्टाइल टैग से, तो ये हो जाएगा। CSS कमेंट आर प्लेस, और CSS कमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, अभी हमने आपको बताया बी वाला, यानी कि स्टार से स्टार्ट होगा, स्टार से क्लोज हो जाएगा। तो इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है कैन कमेंट आल्सो स्पैन मल्टीपल लाइन, तो मल्टीपल लाइन में अगर कमेंट देना है तो उसके लिए आप बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यस पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी यूज टू डिफाइन द टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी कौन सी, कलर, सिंपल सा कलर, ठीक है। नेक्स्ट विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर के लिए यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज में बैकग्राउंड और डैश कलर, यानी कि डी वाला देखिए ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बीजी कलर इसमें यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज़ आर द वैलिड वे ऑफ रिप्रेजेंट कलर, तो कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए किस प्रकार से यूज़ किया जाएगा, ये वैलिड कलर उसका नाम देंगे ब्लू, ठीक है, या फिर हैक्स कोड ये दे देंगे, या फिर RGB कलर दे देंगे। तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो हो जाएगा इसमें से डी वाला ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तीनों माध्यम से जो है आप कलर ऐड करा सकते हैं। 13 है विच प्रॉपर्टी यूज टू डिफाइन द फॉन्ट ऑफ द एलिमेंट टेक्स्ट, तो फॉन्ट एलिमेंट अगर निकालना है तो अभी आपको बताया गया फॉन्ट फैमिली का यूज़ किया जाएगा, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज़ का। उसके बाद है नंबर 14 टू मेक अ टेक्स्ट इटैलिक करना है हमको इन CSS प्रॉपर्टीज़ में। तो इटैलिक करने के लिए हम किस में जाएंगे, फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे, किस में जाएंगे, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन सब कुछ होगा। नंबर 15 है व्हाट आर दी वैलिड वैल्यू ऑफ फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, फॉन्ट स्टाइल के अंदर आप क्या क्या चेंजमेंट कर सकते हैं, तो इसमें आप इनहेरिट कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, और
ओब्लिक कर सकते हैं। तो डी वाला इसमें ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा। 16 है वाई फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी इज़ यूज। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी क्यों यूज़ की जाती है इसमें CSS में? तो इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि सेट्स हाउ थिक और थिन करेक्टर इज इन टेक्स्ट शुड बी डिस्प्ले। तो वहाँ पे जो आपके फॉन्ट है उसका जो थिकनेस है या उसका जो करेक्टर है वो थिक हो सकता है या थिन, यानी कि मोटा या पतला हो सकता है, जिसका अर्थ है फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ए इसमें बन जाएगा। नंबर 17 है व्हाट इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी में आप क्या क्या चेंजमेंट कर सकते हैं? तो नॉर्मल कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, लाइटर, इनिशियल और इनहेरिट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 पे आ जाइए। विच इज़ द करेक्ट इन लाइन CSS फॉर P टैग फॉर डिफाइन पैराग्राफ टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कलर। तो इसमें से आपका हो जाएगा 18 का डी ऑप्शन बन जाएगा। पैराग्राफ टैग में हमको देखिए कलर डिफाइन करना है, बैकग्राउंड टेक्स्ट सब कुछ लगाना है, तो हम लिखेंगे पी, स्टाइल में देंगे कलर रेड, बैकग्राउंड उसका जो कलर हो जाएगा येलो। तो डी इसका ऑप्शन बन जाएगा। नोट कर लीजिए, देख लीजिए चारों एग्जाम्पल में से क्यों होगा। ठीक है, हमको इन लाइन CSS का यूज़ करना है, इसलिए हम बता रहे हैं 18 के अनुसार जो है डी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स फॉर बॉर्डर प्रॉपर्टीज। तो बॉर्डर को अगर हमको लगाना है तो उसके लिए लिखेंगे हम बॉर्डर डैश, उसके बाद बॉर्डर का विड्थ रहेगा, फिर बॉर्डर की स्टाइल, फिर बॉर्डर का कलर। तो ए वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिस्प्ले द हाइपर लिंक विदाउट एनी अंडरलाइन। अभी हमने आपको बताया, तो विदाउट अंडरलाइन हमको यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, प्रॉपर्टीज़ को नन कर देंगे। तो कौन है 20 नंबर है ये आपका। तो 20 में कौन सा आ जाएगा, देखिए नन। ए टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देंगे, नन कर देंगे। ये वाला ऑप्शन मत करिएगा। ठीक है, 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू रिमूव द अंडरलाइन हाइपरलिंक एंड विजिटेड हाइपरलिंक। तो सभी कुछ रिमूव करना है आपके सिंटेक्स में से, तो कैसे इसको रिमूव किया जाएगा 21 देखिए। तो हम लिखेंगे इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन, ए टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे, विजिटेड डेकोरेशन को भी नन कर देंगे, तो क्या होगा, सारे लिंक हट जाएंगे। तो सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 22 है, सिंपल सा है, देखिए क्वेश्चन। विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्टाइल दी हाइपर लिंक ऑन ओवर माउस ओवर। ठीक है, तो हाइपर लिंक देना है, यानी कि हमने कोई लिंक दिया, इस पर जब माउस लेके जाएंगे तो ये आपका हाइपर लिंक काम करेगा, लिंक आ जाएगा ओपन दूसरे पेज पे ओपन करने के लिए। तो इसके लिए हम कौन सा इफेक्ट यूज़ करेंगे, ओवर के लिए। देखिए, तो ओवर के लिए हम यहाँ पे ए ओवर इफेक्ट का यूज़ करेंगे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 है, 23 में आपका कह रहा है if you want to use a green dotted border around an image which CSS property is used। तो green dotted अगर हमको यूज़ करना है around the image, तो उसके लिए हम क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लिखेंगे टेक्स्ट बॉर्डर और या स्टाइल का यूज़ कर लेंगे, या फिर बॉर्डर या फिर कलर का यूज़ कर लेंगे। तो डी हो जाएगा, बोथ ए और बी दोनों ही टैग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 24 में कह रहा है विच CSS प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज यूज टू सेंटर एंड अलाइनमेंट। तो सेंटर में अलाइन करना है अगर हमको टेक्स्ट को, तो उसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 पे आ जाइए। 25 बोला है व्हाट आर दी वैलिड वैल्यू ऑफ टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट अलाइन के प्रॉपर्टी की वैलिड क्या है, देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लेफ्ट, फिर आता है सेंटर, फिर आता है राइट और फिर आता है जस्टिफाई। तो देखिए इस प्रकार से काम करेगा, सबसे पहले लेफ्ट है, फिर सेंटर है, फिर राइट है, और फिर जस्टिफाई हमारा बीच में कहीं पे भी आप उसको ले सकते हैं, जस्टिफाई करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 26 व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट अलाइन ऑब्लिक जस्टिफाई इन CSS। तो इसका काम बेसिकली क्या होता है, तो देखिए 26 है, 26 का ए ऑप्शन देखिए सही होगा इसमें से, स्ट्रेच द लाइन सो दैट ईच लाइन हैज़ इक्वल विड्थ। ठीक है, तो जो आपकी लाइन है उसको स्ट्रेच कर देगा, जिसके कारण जो भी आपकी विड्थ है वो इक्वल लाइन की हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका काम होता है स्ट्रेचिंग का, यानी कि जस्टिफाई का।
20 है हमारे पास 7। 27 कह रहा है विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट अंडर टेक्स्ट डैश इंडेक्स इंटेंड इंडेंट, ठीक है, इंडेंट है इंडेंट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसमें टेक्स्ट इंडेंट। 28 है which CSS property is used to specify the space between the character in the text। तो इसमें हम यूज़ करेंगे लाइन लेटर शेपिंग, किसका यूज़ करेंगे लेटर और स्पेसिंग कर देंगे उसमें, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन लाइन। तो स्पेस करना है बिटवीन लाइन में, तो लिखेंगे लाइन डैश हाइट, लाइन डैश हाइट। नेक्स्ट 30 नंबर है विच CSS प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द वर्ड इन द टेक्स्ट। कोई वर्ड है उसके टेक्स्ट में अगर स्पेसिंग करनी है तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वर्ड डैश शेपिंग, क्या कहते हैं वर्ड डैश शेपिंग, और उसमें जो है जितना भी पिक्सल अगर हमको देना है वो दे सकते हैं। तो वर्ड शेपिंग यहाँ लिख देंगे 10 पिक्सल इस प्रकार से, तो 10 पिक्सल का उसमें जो है स्पेस हो जाएगा बिटवीन वर्ड और टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए विच CSS प्रॉपर्टी ऐड शैडो इन द टेक्स्ट। तो शैडो ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट डैश शैडो, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 32 नंबर है विच CSS प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस एंड लोअर केस के लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर देगा अपर या लोअर केस में। विच इज़ दिस करेक्ट CSS स्टेटमेंट टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड। तो सभी वर्ड का आपको जो है पहला लेटर कैपिटल करना है, तो कैसे आप करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 33 में लिखेंगे टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म उसके बाद कैपिटलाइज। देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर है। 34 में आपका बोल रहा है व्हाट आर दी वैलिड वैल्यू ऑफ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना है आपको, उसके लिए वैलिड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, तो ऑप्शन बन जाएगा ए अपर केस होगी, लोअर केस होगी और कैपिटलाइज होगी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर पे देखिए वैलिड वैल्यू ऑफ टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए देखिए क्या क्या हमारे पास वैलिड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में हम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, हम ओवरलाइन कर सकते हैं, लाइन थ्रो कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और नन कर सकते हैं, तो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ टू अलाइन द लास्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट। लास्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट को अलाइन करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट, उसके बाद लिखेंगे अलाइन और लिख देंगे लास्ट, तो डी वाला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 37 विच CSS प्रॉपर्टी सेट दी वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर हमको वर्टिकल अलाइनमेंट करना है CSS प्रॉपर्टीज़ में तो कैसे लिखा जाएगा टेक्स्ट को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ, मान लीजिए कोई है हमारे पास, तो हम लिखेंगे वर्टिकल डैश अलाइन और उसको कर देंगे बेस लाइन के साथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर है 37 हम लिखेंगे वर्टिकल डैश अलाइन, ए वाला ऑप्शन देखिए ठीक होगा। लिखेंगे मान लीजिए कोई पैराग्राफ है हमने लिखा है यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल अलाइन और इसका लिख देंगे बेस लाइन। ठीक है, जो भी है वो हमारे जो है अलाइनमेंट कर देगा वर्टिकल में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए क्या कह रहा है। 38 में जो हमारा कह रहा है वैलिड वैल्यू ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, तो वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास होती है बेस लाइन होता है, टेक्स्ट टॉप होता है, टेक्स्ट बॉटम होता है, सब होता है और सुपर होता है। तो देखिए ये बेस लाइन, टेक्स्ट टॉप, सुपर और सब, ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर है 39, हाँ 39 है, यहाँ पे देखिए 9 लिख गया है, मिस प्रिंट हो गया होगा, 39 कर लीजिए। विच इज़ द करेक्ट CSS स्टेटमेंट टू डिफाइन मल्टीपल पॉइंट फैमिलीज। अगर हमको ऐड करनी है तो कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए यूज़ करेंगे फॉन्ट फैमिली, डी वाला ऑप्शन ठीक होगा, और लिखेंगे टाइम रोमन और देखिए टाइम सेरिफ, दोनों ही आपके ये फॉन्ट हैं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है, जिससे क्या होगा, सेपरेट नहीं होगा, दोनों एक ही में चला जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ पे लगा दिया है और इसमें इसमें नहीं लगाया, देखिए। तो इस प्रकार से, इसलिए ऑप्शन सब एक ही जैसे हैं, लेकिन ऑप्शन दिख खाली आपका जो है इसमें 39 में वो डी वाला ही सही है, ठीक है। 40 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द लिस्ट आइटम मेकर। तो अगर लिस्ट हमको इसमें क्रिएट करनी है तो लिखेंगे लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। तो बी वाला देखिए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, लिस्ट डैट स्टाइल डैश टाइप, उसका जो टाइप है वो प्रिंट हो जाएगा। 41 है, विच इज़ द करेक्ट CSS स्टेटमेंट इज़ यूज टू रिमूव दी मार्कर और बुलेट। मार्कर और आपकी बुलेट लगी है मान लीजिए इस प्रकार से, तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं आप। तो उसके लिए हम जो सिंटेक्स लिखेंगे वो लिखेंगे लिस्ट डैश स्टाइल, उसका टाइप क्या कर देंगे, नन कर देंगे। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। जब भी रिमूव वाला ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे जो है नन का ही यूज़ किया जाता है CSS प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, वहाँ पे डिलीट क्लियर कट को ये सब का यूज़ नहीं होगा। 42 है, विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई एन इमेज एज द लिस्ट। तो इमेज हमको यूज़ करना है एज ए लिस्ट, तो लिखेंगे लिस्ट डैश स्टाइल और इमेज। तो ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। 43 है, विच CSS प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट इन डिस्प्ले। तो एलिमेंट डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले टैग का। तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। 44 पे आ जाइए। 44 में कह रहा है विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पोजिशनिंग मेथड यूज ऑफ अ एलिमेंट यूज फॉर एन एलिमेंट। तो पोजीशन के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पोजीशन टैग का, क्या हो जाएगा, पोजीशन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 45, एस्टिमल एलिमेंट आर पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कहाँ पोजीशन होते हैं एस्टिमल टैग, स्टैटिक में होते हैं। कहाँ होते हैं, स्टैटिक में होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 46, वैलिड वैल्यू आपको बतानी है पोजीशन प्रॉपर्टी की। तो पोजीशन प्रॉपर्टी में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाइए। 47 में कह रहा है विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई दी ओपेसिटी ऑब्लिक ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 47, तो ऑप्शन बन जाएगा बी ओपेसिटी। क्वेश्चन नंबर है 48, विच CSS फंक्शन परफॉर्म अ कैलकुलेशन टू बी यूज्ड एज ए प्रॉपर्टी वैल्यू। कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे देखिए क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे CALC यानी कल्क फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 49, CSS फंक्शन यूज टू लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे मैक्स फंक्शन का। तो मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, डी ऑप्शन बन जाएगा। तो इसमें आप मैक्स में दे सकते हैं विड्थ करके 80 पिक्सल या 100 पिक्सल, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। विच CSS फंक्शन यूजर द स्मॉलेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे मिन फंक्शन का। तो डी ऑप्शन बन जाएगा मिनिमम, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं इसमें। 50 क्वेश्चन हमने आपको इसमें सॉल्व करवाए हैं, और ऊपर अभी हमने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। यहाँ पे 20 के आसपास थे क्वेश्चन, मेरे अनुमान से देख लेते हैं। हाँ 25, 27 और शायद 29। तो 29 ये 50, तो आपके करीबन है 80 क्वेश्चन के आसपास जो है हमने आपको सॉल्व करवा दिए, 50 + 30, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन है इसमें। आपको और भी क्वेश्चन है हमारे पास, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इतना ही रखते हैं, 3-4 घंटे की वीडियो बनाने कोई मतलब नहीं है। तो शॉर्ट वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।